हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित हम यह अगला यानी 14वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, ताकि इस बार जो है सक्षमता परीक्षा में हमारा रिजल्ट बिल्कुल सफल रहे। और हम जो है आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल आ गया है हमारे स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, यानी भोजन में ऐसा कौन सा पदार्थ का होना आवश्यक है जिसके लिए भोजन हम लोग जो करते हैं। तो भोजन का जो आवश्यक अवयव है उसमें से ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सबसे जो सही उत्तर है पहला नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर डी, कि भोजन का जो सबसे आवश्यक अवयव है यानी जो अनिवार्य अवयव के रूप में जाना जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स जाना जाएगा, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फिर उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे शरीर के भोजन का मुख्य अवयव है, या ये कहिए कि जरूरी जो है, क्योंकि भोजन इसीलिए करते हैं ताकि ऊर्जा की प्राप्ति हो, और ऊर्जा की प्राप्ति जो है कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमारे भोजन का जो ये दो अवयव है कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शहद में मुख्यतः क्या होता है। तो शहद जो है ये हनी, ये इसमें जो है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं, इसलिए शहद के सेवन से जो है ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से होती है। अर्थात दूसरा नंबर प्रश्न के लिए भी जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है। तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से, वसा से या फिर कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से। तो हमारे शरीर में जो वसा ऊतक का निर्माण है, ऊतक कहते किसे हम लोग ये भी जानते चले कि ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को, जो एक प्रकार की कोशिका हो और किसी एक कार्य को करने के लिए एक प्रकार की कोशिका जो है वह ऊतक कहलाता है। कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाएगी, और एक ही प्रकार की कोशिका एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो है वह ऊतक कहलाएगा। तो ऊतकों का जो निर्माण है वह प्रोटीन की मदद से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट भी है कि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूले। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन जो नहीं पाया जाता यह भी हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव है। वो मांस है, दूध है और दाल है। इन तीनों में मुख्य रूप से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन जो नहीं पाया जाता है वो चावल में स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की इससे प्राप्ति होती है। और जो लोग ये मांस का सेवन नहीं करते हैं उन्हें प्रोटीन की प्राप्ति जो है दूध और दाल से हो जाती है, और जो मांस का सेवन ये सर्वाहारी जो लोग होते हैं तो उन्हें फिर प्रोटीन की प्राप्ति मांस, दूध और दाल सभी से होती है, लेकिन चावल से हमें प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा रहता है। फैट जो है ये मनुष्य के शरीर में यह कहाँ जमा रहता है। तो फैट जो है यह वसा ऊतक में जमा रहता है, और वसा ऊतक में जमा होने के कारण जो है ये फैट वहाँ से फिर इसका जो है इस्तेमाल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के बाद ऊर्जा की प्राप्ति जो है वो फैट से भी होती है, और यही फैट जब यकृत पर आ जाता है तो वह फैटी लीवर के कंडीशन बनता है, और फिर वहाँ पे जो है डॉक्टर सलाह देता है कि जो तेलीय पदार्थ है उसका सेवन न किया जाए, जितना कम से कम हो उसका सेवन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊंट पानी पिए बिना कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, आखिर वो ऐसा क्यों कर पाता है। ऊंट जो है मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, और मरुस्थल में वो आसानी से चल लेता है जहां पानी की बहुत ही कमी होती है, और वो लगभग सप्ताह दिन बिना पानी पिए हुए वहां अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो अपना बिना पानी के जो है इतनी ज़िंदगी गुजार पा रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि वो अपने
कुबर में जो जमा हुआ चिकनाई है, चिकनाई का अर्थ ये है कि जो उसके कुबर में वसा जमा होता है, उस वसा से वह अपने आप को ऊर्जा की प्राप्ति करता है और फिर वह अपना ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा ये नहीं है हम कह सकते हैं कि वहाँ ऊँट के पास जो है वो एक कोई ये है जहाँ पानी स्टोर रखता है, उसके कुबर जो होता है ऊँट का, उसमें जो चिकनाई वसा के रूप में जो संचित रहता है उसका प्रयोग करके वह ऊर्जा की प्राप्ति करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए छठा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द जो है वो किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड एक क्लास हम लोग का यूट्यूब पर मौजूद है, वो भी वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन से रिलेटेड जो अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है वो भी हम अगले जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम विटामिन से रिलेटेड कौन सी विटामिन की प्राप्ति हमें किससे होती है तथा किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगले सेट में लाएंगे ताकि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमसे छूटे नहीं। विटामिन शब्द का जो प्रतिपादन किया है, विटामिन शब्द का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया है ऑप्शन नंबर सी है कि वह फंक महोदय ने जो है वो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऊर्जा की प्राप्ति अगर हम बात करें कि जिस पदार्थ से, हमारे भोजन के जिस अवयव से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है वह विटामिन है। विटामिन की जो ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, फिर विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन का जो मुख्य कार्य है वह है कि यह शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यानी हम ये कहें कि जो विटामिन है वह मुख्य रूप से क्या है कि हमारे रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा कि इससे हमें ऊर्जा नहीं बल्कि हमारे शरीर को इससे क्या होती है, रक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ का कहा जाता है। तो हम अभी इस पर चर्चा किए हैं कि विटामिन से जो है वह हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य जो है विटामिन करता है। जैसे विटामिन ए जो है उसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो इस प्रकार जो विटामिन के है उसकी कमी से रक्त थक्का नहीं बनता। यानी अगर कहीं पे कट फट जाए और उस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो रक्त का स्त्राव ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। उसी प्रकार विटामिन डी जो है उसकी कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी रोगों से लड़ने का जो क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर को वह विटामिन करता है। 9 नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें से जो स्रोत हमारे स्क्रीन पर दिए हैं, काला चना, बंगाल चना, मटर और सोयाबीन, इसमें सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो प्रोटीन का सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। अलग अलग आंदोलन में जो है ये अलग अलग नारे दिए गए थे, तो इसमें दिल्ली चलो का नारा जो है वो किन्होंने दिया है। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि दिल्ली चलो का नारा जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने भारत में नहीं दिया था, यह नारा इन्होंने सिंगापुर में दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यह सिंगापुर और जापान की तरफ निकले थे और वहाँ से जो है भारत अंग्रेज़ों के जो है दांत खट्टे कर रहे थे, तो वहीं इन्होंने जो है अंतरिम सरकार का गठन किया था और ये कहे थे वहाँ से कि दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। सबसे पहले जो है पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। यानी 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उसके बाद जो है ये सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द है या इसका प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, या फिर लियाकत अली खान ने, या चौधरी रहमत अली, या फिर इकबाल ने। तो इसका सबसे सही उत्तर यह है कि चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1942 में आंदोलन के दौरान, 1942 में कौन आंदोलन चल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग ये याद रखेंगे कि 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस वक्त चल रहा था। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त में शुरू हुआ था, तो यह उस वक्त आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त आज़ाद दस्ता का जो गठन किए थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। यानी 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे
करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी की लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1942 में कांग्रेस अधिवेशन के अगस्त प्रस्ताव पर अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। यह 1942 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि यह अधिवेशन जो हुआ था यह मुंबई में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 14वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। वहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वक्त हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन हम सभी जानते हैं कि 1942 में शुरू हुआ। अगले ही दिन जो है महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इन सारे लोग को जो है कैद कर लिया गया और कैद करके जो है महात्मा गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। यानी ऑप्शन नंबर इसके 15वां नंबर प्रश्न के लिए तो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसके अगले दिन जो है महात्मा गांधी को, जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, तो अगले ही दिन महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया और इनको कैद करके जो है यह कहाँ रखा गया, तो आगा खां पैलेस में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कैद करके वो बिहार बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार यानी परमानेंट नहीं, अस्थायी सरकार की जो गठन किए थे यो इन्होंने कहाँ किए थे? जापान में किए थे, जर्मनी में, या सिंगापुर में, या फिर बर्मा में? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये अस्थाई सरकार की जो स्थापना हुई थी यह किए थे इन्होंने सिंगापुर में, और वहीं इन्होंने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर में ही इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि क्लेमेंट एटली जो है वो 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक घोषणा पत्र भिजवाया था कि जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उसको क्लेमेंट एटली का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि जून 1948 से पहले जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को भारत छोड़ देगी? तो चूंकि उस वक्त जो है वायसराय का जो यह कथन था ये क्लेमेंट एटली का दरअसल घोषणा पत्र था, उसको वायसराय ने यहाँ पढ़ करके सुनाया था। तो अंतिम वायसराय के रूप में जो यहाँ कार्यरत थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि इन्होंने जो है कहा कि भारत को 1948 में जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार जो है स्वतंत्र कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की जो है रचना किसने की है? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के? ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन जो है भारत के कौन कहलाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। यह भारत के अंतिम सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह के सफल सत्याग्रह के वजह से इन्हें जो है सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनसे रिलेटेड याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो घोषणा है ये गणना है सबसे पहले किन्होंने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है यह करने का कार्य जो है सबसे पहले कौन किए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह कार्य किया गया है, या फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या पीसी महालनोबिस है, या फिर सी रंगराजन है? तो करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले इसका ये राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे प्रमुख अध्यक्ष रहे हैं, और ये जो है सरदार वल्लभ भाई दादा भाई नौरोजी जो है ये
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इस ऑप्शन में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर बनता है वह है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में इन जगहों पर जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन पंचायती राज संस्थानों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और खासकर अगर हम लोग बिहार के रिस्पेक्ट में बात करें तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे। इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना है यह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज जो है यह यूनानी शासक का जो है राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है चाणक्य विष्णुगुप्त रहते थे। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, और इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में की जो वित्तीय राजधानी है वह किसको भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, हम सभी जानते हैं, लेकिन वित्तीय राजधानी के रूप में जो है वह कौन सा ये जगह है भारत का जिसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि मुंबई को जो है वो वित्तीय राजधानी के रूप में माना जाता है। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से उसके उत्तर की व्याख्या के साथ आपको कंप्लीट कराएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे जो पहली तरंग है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये भूकंप से रिलेटेड तरंगे की बात हो रही है। जो 3 प्रमुख तरंग है भूकंप से रिलेटेड, वो पी है, एक एस है और एक एल है। ये 3 प्रमुख तरंगे हैं भूकंप की तरंग, और ये तरंग जो है जब धरती पर आती है तो विनाश ही विनाश पहुंचा जाती है। इसमें से कौन सबसे विनाशकारी तरंग है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो 26वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही आंसर होगा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सबसे पहली जो तरंग है वो पी तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 26वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भूकंप का जो केंद्र के ऊर्ध्वाधर यानी सीधा ऊपर की ओर, भूकंप के केंद्र से पृथ्वी के अंदर जो भूकंप का केंद्र होता है उससे सीधा ऊपर की ओर जो पृथ्वी पर स्थित बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप के केंद्र से ऊपर जो पृथ्वी पर स्थित केंद्र होता है उसको हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी, यानी अधिकेंद्र कहते हैं। जिस जगह पर पृथ्वी के अंदर भूकंप की स्थिति बनती है और वहाँ ठीक उसके सामने ऊपर जो है पॉइंट पर वो अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि दिसंबर 2004 को विश्व का किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो दिसंबर 2004 को जो भयंकर सुनामी आया था, ये सबसे जो करेक्ट आंसर होगा 28वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी है कि बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है एक बड़ा हिस्सा को पानी में डुबो दिया था। यानी इस 28वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि ये जो भूकंप की तरंगे हैं PSL और पी, सॉरी ऑप्शन में पी 2 बार है, तो ये PSL जो है इसमें सबसे जो खतरनाक भूकंप तरंगे हैं वो कौन सी है। तो इन भूकंप तरंगों में जो सबसे खतरनाक भूकंप की तरंगे हैं वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी एल तरंग जो है वो सबसे खतरनाक भूकंप तरंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो भाखड़ा नंगल बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, या फिर सतलज नदी पर बनाया गया है, या कावेरी नदी पर बनाया गया है, या फिर जो है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 30वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि ये भाखड़ा नंगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह कौन से फसल के उत्पादन से संबंधित है। जिस प्रकार से हरित क्रांति जो है यह खाद्य फसल प्रमुख रूप से जो है गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार अगर हम लोग श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति जो है भारत में ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी 31वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि नीली क्रांति जो है यह किससे संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है यह किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। तो यह मत्स्य के उत्पादन से है, या झींगा मछली के उत्पादन से है, या फिर तिलहन के उत्पादन से है, या मसाले के उत्पादन से है। तो इसका नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य यानी मछली, फिश रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं कि मछली के उत्पादन से संबंधित यह प्रमुख क्रांति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि फिर पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक नए हैं दोस्तों चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो गुलाबी क्रांति है, पिंक रिवॉल्यूशन जो है यह किससे संबंधित क्रांति है। तो गुलाबी क्रांति जो है, पिंक रिवॉल्यूशन, ये जो अक्सर क्रांति थे इन्हीं 4-5 क्रांतियों से जो है प्रश्न बना करते हैं। तो पिंक जो रिवॉल्यूशन है यह झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर 34वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा कि पिंक रिवॉल्यूशन जो है यह झींगा मछली से संबंधित प्रमुख क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारे भारत का संविधान जो है यह जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद से लेकर के जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद जो है 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संबोधन के बाद जो है वो संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो उसमें जो है 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर के पूरी तरह तैयार हो गया था। उसके बाद जो है इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी जो है इतिहास में अहम दिन था। उस दिन जो है 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके जो है स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसलिए उस तिथि को याद रखने के लिए जो है हमें गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। और वैसे संविधान को अगर मतलब बन करके जो तैयार हो गया वो 26 नवंबर को, इसलिए हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, कब मनाया जाता है। तो अपने यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 37वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की पाकिस्तान के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा साझा करती है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा प्रमुख रूप से 5 राज्यों का होता है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख। तो इस प्रकार जो है 5 राज्यों का सीमा वहाँ जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा जो पहाड़ों के बीच, 2 पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है प्राकृतिक रूप से निर्मित, उसको दर्रा के नाम से जानते हैं। तो ये दर्रा जो है कहाँ स्थित है। 39वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब क्या होगा। तो 39वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है कि काराकोरम दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में
का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जी, भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी सबसे सही जवाब है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसके एक एक प्रश्नों को उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे अपनी बेहतर तैयारी कर सके। मिलेंगे हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।